ये कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर अपने मिशन पर थे, तभी वहां बहुत तेज तूफान आ जाता है। उन्हें कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी मिलती है, तो वे तुरंत मिशन रद्द करके रिसर्च हब से लॉन्चर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तब तक तूफान आ चुका था, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। उसी तूफान के बीच जब वे लॉन्चर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक बड़ा एंटीना डिस्क टूटकर उनकी तरफ आया और एक एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी को जाके लगा, जिससे वह उड़कर दूर जाके गिरा। बाकी एस्ट्रोनॉट्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही कंट्रोल मॉनिटर पर मार्क का सिग्नल खोने का संदेश आने लगा। तूफान इतना तेज हो गया था कि लॉन्चर किसी भी पल पलट सकता था। इसलिए मिशन कमांडर लुइस बाकी लोगों को लॉन्चर की ओर जाने को कहती है और खुद मार्क को ढूंढने लगती है। लेकिन एक तो मार्क का सिग्नल खो चुका था, ईयरपीस पर बार बार पुकारने से कोई जवाब भी नहीं आ रहा था और अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ लॉन्चर को तेज तूफान ने इतना झुका दिया था कि अगर क्रू ने अपने कमांडर के लिए थोड़ी देर और इंतजार किया तो सब मार्स में ही फंस जाएंगे। मार्क को बार बार संपर्क करने पर भी कोई जवाब ना आते देख कमांडर भी सोच लेती है कि शायद मार्क अब जिंदा नहीं है। इसलिए न चाहते हुए भी सभी क्रू मार्क को छोड़कर मार्स से रवाना हो गए। नासा क्रू से सब कुछ सुनने के बाद मीडिया को यह खबर दे देता है कि मार्क अब जिंदा नहीं रहा। लेकिन उसी दिन जब नासा के कंट्रोल सेंटर पर सैटेलाइट इमेज आने लगी, तब एक वैज्ञानिक ने देखा कि मिशन की लैंडिंग की जगह पर कुछ हलचल हो रही है। रोवर जिस कार से एस्ट्रोनॉट मार्स में सफर करते हैं, वह अपनी जगह बदल रही थी। तूफान के बाद सोलर पैनल धूल से भर जाने चाहिए थे, लेकिन वे भी साफ थे। दरअसल जब अगले दिन सुबह तूफान रुका, तब मार्क जिंदा था। हालांकि वह बेहोश था, उसे बहुत चोट भी आई थी और उसका एंटीना जिससे वह क्रू से बात करता था, वह टूटकर उसके पेट के अंदर चला गया था। लेकिन उसका खून उसकी सूट को सील करके रखा था, इसलिए ऑक्सीजन खत्म होने से उसकी मौत नहीं हुई। जब होश आया तो मार्क किसी तरह हैबिटेट में लौटा। वहां आकर उसने अपने घाव को सील किया। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उसके साथ नासा और उसकी क्रू का सारा संपर्क टूट चुका था और हैबिटेट में न तो इतना खाना पानी था कि वह अगले मार्स मिशन, जो कि 4 साल बाद निर्धारित है, तब तक जिंदा रह पाए। अगर उसने कुछ नहीं किया तो भूख और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। इधर नासा में जब मार्क के जिंदा होने की पुष्टि हुई तो वैज्ञानिक चिंता में पड़ गए, क्योंकि अकेला एक बंदा इतना दूर न किसी से संपर्क कर पा रहा है, न उसके पास इतना खाना मौजूद था कि अगले मिशन तक जिंदा रह पाए। वे लोग एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं, जहां नासा की डायरेक्टर जितनी जल्दी हो सके मार्स पर खाना और दूसरा पेलोड भेजने की तैयारी करने को कहता है। लेकिन जितना भी कोशिश कर ले वो लोग, जितना खाना मार्स में मौजूद है वो खत्म होने के पहले पेलोड भेजना लगभग इम्पॉसिबल है। इधर मार्क भी हिम्मत नहीं हारता। वह कैलकुलेशन करता है कि इस हैबिटेट में 6 लोगों के 60 दिन का खाने का सामान है, लेकिन अब वह अकेला है तो इससे वह 300 दिनों तक चलेगा। अगर वह थोड़ा कम खाए तो लगभग 1 साल तक। अगला मार्स मिशन 4 साल बाद है, तो उसे तब तक जीने के लिए अभी भी 3 साल तक खाना तैयार करना होगा, उस ग्रह पर जहां कुछ नहीं उगता। अच्छी बात यह थी कि वह एक बॉटनिस्ट था। उसे तब आलू के पैकेट याद आते हैं जो वह खास तौर पर क्रिसमस के लिए लाया था, लेकिन उसे उगाने के लिए पृथ्वी जैसी जमीन चाहिए और बहुत ज्यादा पानी। मार्क अपनी और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की पोडी को इकट्ठा करके खाद के रूप में इस्तेमाल करता है। वह आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाकर उनमें यह खाद मिलाता है ताकि वे उग सकें। पानी बनाने के लिए उसने बिना इस्तेमाल हुए लॉन्चर फ्यूल का इस्तेमाल किया। इस फ्यूल में हाइड्रोजन होता है, जिससे कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन गैस तैयार होती है और हैबिटेट में पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सावधानी से जलाने पर उसे पानी मिल जाएगा। लेकिन आग जलाने के लिए नासा ऐसी कोई चीज अंतरिक्ष में नहीं भेजता, तो मार्क ने एक दूसरे एस्ट्रोनॉट की लकड़ी की क्रॉस का इस्तेमाल किया। उसने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन जब आग लगाई तो अचानक एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ बिखर गया। दरअसल मार्क ने अपनी कैलकुलेशन में खुद जो सांस ले रहा था उस ऑक्सीजन को नहीं जोड़ा था और उसी गलती के कारण यह धमाका हुआ। इसके बाद मार्क ने स्पेस सूट पहनकर फिर से कोशिश की और इस बार वह कामयाब हो गया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक छोटी सी पत्ती वहां उगी है। वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने शायद अपने राशन का इंतजाम कर लिया था और वह पहला आदमी बन चुका था जिसने मार्स में कुछ उगाया था। मार्क को मालूम है कि अगला मार्स मिशन 4 साल बाद आएगा, लेकिन उसका लैंडिंग साइट अब जहां वो है उस जगह से 3200 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब तक दूसरा क्रू वहां पहुंचे उसे खुद वहां तक सफर करना होगा। समस्या यह है कि उसके पास सिर्फ एक ही रोवर है जिसे 50 दिनों तक लगातार चलना होगा, लेकिन वह रोवर इतना सक्षम नहीं है कि वह जरूरी सामान जैसे ऑक्सीजन जनरेटर
वाटर रिक्लेमर जैसी चीजों को अपने साथ ले जा पाए। इसके बिना 50 दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। मार्क के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अब तक किसी भी तरीके से नासा से संपर्क नहीं कर पाया है। जब तक यह कम्युनिकेशन स्थापित नहीं होता, उसकी हर कोशिश आखिर में बेकार जा सकती है। तभी उसे एक पुराने मिशन की याद आती है, पाथफाइंडर नासा का एक रोवर था जो 1997 में मार्स पर लैंड हुआ था और मार्क की वर्तमान जगह से ज्यादा दूर भी नहीं था। हालांकि वह रोवर अब पुराना और इनएक्टिव है और नासा का उससे कोई संपर्क नहीं है, फिर भी मार्क तय करता है कि वह उस रोवर को ढूंढ कर लाएगा। वह उसे वापस ले आता है, उसे रिपेयर करता है, पावर सिस्टम ठीक करता है और पाथफाइंडर चालू भी हो जाता है। नासा के लोग भी मार्क की हर गतिविधि को सैटेलाइट इमेजरी के जरिए देख रहे होते हैं। जैसे ही पाथफाइंडर से सिग्नल मिलता है, उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि मार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या यह थी कि पाथफाइंडर में सिर्फ एक कैमरा था जो सिर्फ घूम सकता था। तो वह कम्युनिकेशन तो कर लेता है, नासा को बता तो देता है कि वह जिंदा है, लेकिन सिर्फ बुनियादी हाँ और ना वाले सवाल ही हो पाते हैं। तब मार्क एक शानदार तरकीब इस्तेमाल करता है। वह पाथफाइंडर के आसपास कुछ बोर्ड रख देता है जिनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं और नासा वाले उस कैमरे को घुमाकर उन नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं। हर नंबर एक खास अक्षर या शब्द को दर्शाता है और यह अक्षर नासा और मार्क दोनों को पता होता है। इस तरह नासा जो मैसेज भेजता है, मार्क उसे डीकोड करता है और जवाब देता है। ऐसे छोटे छोटे सिग्नलों के जरिए मार्क और नासा के बीच पहली बार कम्युनिकेशन स्थापित होता है। बाद में नासा मार्क को एक स्पेशल कोड भेजता है जिसके जरिए मार्क अपने खराब हुए कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करता है और फिर दोनों के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इसके बाद मार्क सारी डिटेल्स नासा को भेजता है। मार्क यह भी बताता है कि वह मार्स में आलू उगाने में सक्षम हुआ है, जिससे उसका राशन और कुछ ज्यादा दिन तक चलेगा। उधर नासा भी जितनी जल्दी हो पाए मार्क को फूड सप्लाई करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तब भी फूड सप्लाई आने में 868 सोल लगेंगे। सोल मार्स के एक दिन को कहते हैं, जो 24 घंटे और 39 मिनट का होता है। उधर मार्क का राशन तकरीबन 900 सोल तक चलेगा अगर मार्क लगातार आलू उगाते रहे, लेकिन यह अंतर बहुत कम है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो मार्क को जिंदा रखना मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी जब मार्क हैबिटेट के अंदर आता है और अचानक लीकेज की वजह से दबाव बहुत गिर जाता है, जिससे हैबिटेट का एक हिस्सा फट जाता है। उसे बहुत चोट आती है और उसका हेलमेट भी टूट जाता है। किसी तरह हेलमेट को सील करके मार्क तुरंत हैबिटेट में पहुंचता है तो देखता है कि तापमान 0 होने से सारे पौधे तुरंत मर चुके थे। सारे बैक्टीरिया, पूरा वातावरण 0 डिग्री सेल्सियस खत्म हो गया था, जिससे अब और खेती करना असंभव था। इतनी कोशिश के बाद भी यह सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यह बात नासा को भी पता चलती है। अब जो खाना उसके पास था उससे वह अधिकतम 600 सोल तक जिंदा रह पाएगा, जबकि उसका फूड सप्लाई आने में 868 सोल लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिक हिम्मत नहीं हारते। वे पहले मार्क को अपना रोज का खाना और भी कम करने को कहते हैं। नासा के डायरेक्टर वैज्ञानिकों को और भी जल्दी लॉन्चर तैयार करने को कहते हैं और समय बचाने के लिए बिना निरीक्षण के उड़ान भरने का फैसला लेता है। अब यही एक उम्मीद बची थी, मार्क को जिंदा रखने की। लॉन्चर सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता है, लेकिन वे लोग ज्यादा खाना भेजने के लिए सामान्य खाने की बजाय प्रोटीन क्यूब्स भेजते हैं और इन लोगों ने पहले निरीक्षण भी नहीं किया था, तो लॉन्च के दौरान वे प्रोटीन क्यूब्स लिक्विड में बदल जाते हैं और असंतुलित लोड तैयार हो जाता है, जिससे कुछ देर बाद ही लॉन्चर फट जाता है। मार्क को यह बात पता चलती है। उसे भी पता था कि यही आखिरी उम्मीद थी जो अब खत्म हो चुकी है। उसे यह एहसास हो जाता है कि शायद यहीं पर उसका अंत लिखा है। तब तक वह अपने क्रू से भी बातचीत कर रहा था, तो वह अपने क्रू की चीफ को एक इमोशनल नोट भेजता है। उसमें कहता है कि जब तुम पृथ्वी में लौटोगी तो मेरे माता पिता के पास जरूर जाना और जाकर उन्हें बताना कि उनका बेटा कितना साहसी था। यह भी बताना कि उनका बेटा अपने काम में माहिर था और उसने किसी बड़ी चीज के लिए अपनी जान कुर्बान की। हर कोई निराश था। मिशन की फेलियर की खबर भी चारों तरफ दिखाई जा रही थी। चीन की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर को भी इसके बारे में पता चला। उसके पास अंतरिक्ष में एक बूस्टर मौजूद है जो मार्स तक जा सकता है। क्योंकि यह किसी की जान का सवाल था, तो वे लोग भी नहीं हिचकिचाते हैं नासा से संपर्क करने में। यह खबर ऐसी थी जैसे बिना उम्मीद के कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन पृथ्वी और मार्स की अभी स्थिति ऐसी थी कि जो पेलोड भेजा जाएगा वह बहुत जोखिम भरा होगा मार्स तक जाने के लिए। तभी नासा का एक और युवा वैज्ञानिक जो ये सब देख रहा होता है, उसके दिमाग में एक दूसरा तरीका आता है। वह कहता है कि अगर हम हेरमेस, जिससे बाकी क्रू पृथ्वी में लौट रहा है,
उसे पृथ्वी की कक्षा में डालने की बजाय पृथ्वी की तरफ जितना तेज हो सके उतना तेज भगाकर पृथ्वी की एक चक्कर घुमाकर पृथ्वी के ग्रेविटी की मदद से फिर से अगर मार्स की तरफ भेजा जाए तो जो ईंधन है उससे हम मार्स की कक्षा तक पहुंच जाएंगे। अब नासा के पास 2 योजनाएं हैं, एक जिसमें वे 5 एस्ट्रोनॉट्स को अभी घर बुला लें और एक के लिए राशन भेज दें, लेकिन मौजूदा स्थिति में वह बहुत जोखिम भरा है। दूसरा, वे 6 एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरे में डालें और मार्क को अब भी घर वापस ले आए। हालांकि इसमें कम जोखिम है, लेकिन फिर भी 6 लोगों की जान किसी भी वक्त जा सकती है। नासा की डायरेक्टर फैसला लेती है कि वे 5 लोगों को सही सलामत घर लाएंगी और मार्क की जिंदगी के साथ जोखिम लेंगी। लेकिन यह फैसला एक दूसरे जूनियर अधिकारी को मंजूर नहीं होता है। वह चुपके से बाकी क्रू को एक मैसेज भेजता है जिसमें यह सारी स्थिति बयान करता है। वे लोग पहले से ही इस बात से गिल्ट महसूस कर रहे थे कि उनका एक दोस्त जिंदा मार्स पर छूट आया है, तो वे तुरंत मान जाते हैं और नासा को दूसरा वाला फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें वे लोग मार्क को बचाने के लिए जाएंगे। नासा भी अब मान जाता है, लेकिन समस्या यह है कि हार्मेस, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स थे, वह मार्स पर लैंड नहीं कर सकता, मार्स की ऊपरी कक्षा तक ही जा सकता है। तो मार्क को अब दूसरे मार्स मिशन की जगह तक जाना है, जो कि 3200 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अगले मिशन के क्रू को कक्षा तक लौटाने के लिए लॉन्चर पहले से ही मौजूद है। हार्मेस मार्स की ऊपरी कक्षा तक आएगा, मार्क लॉन्चर से कक्षा तक जाएगा और हार्मेस उसे पकड़ लेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि यह लॉन्चर दूसरे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, तो वह निचली कक्षा तक ही जा पाएगा और हार्मेस निचली कक्षा तक नहीं आ पाएगी। इधर मार्क रोवर को पैक करके दूसरे मिशन साइट की ओर निकल पड़ता है। अब उसके पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं, जो उसे सारे सामान जैसे ऑक्सीजन जनरेटर, वाटर रिक्लेमर, इन चीजों को भी कैसे साथ लेकर चला जाए वह बताते हैं। मार्क उस जगह तक आखिरकार पहुंच जाता है, लेकिन वैज्ञानिक उसे बताते हैं कि लॉन्चर को अगर ऊपरी कक्षा तक पहुंचना है तो उसका वजन 500 किलोग्राम तक कम करना होगा। वैज्ञानिक जितना हो सके उसके अंदर का उतना सामान बाहर फेंक देते हैं। उसकी छत और खिड़की भी बाहर फेंक देते हैं और उसे मोटे शीट से ढकने को कहते हैं। जब मार्क हिचकिचाता है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मार्स का वातावरण काफी पतला है, तो उतना दबाव नहीं लगेगा, इसलिए आइडियली शीट से काम चल सकता है। मार्क के पास यह सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि जब उड़ान भरती है, स्थिति बदल जाती है। अगर अभी तक आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ऐसी बेहतरीन हॉलीवुड मूवी की कहानी अपलोड करते हैं। एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी हर कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करती है। जब लॉन्चर ऊपर जा रही होती है, बहुत तेज हवा की वजह से शीट उड़ जाती है, जिससे लॉन्चर उम्मीद से कम स्पीड हासिल कर पाता है, जिससे वह कक्षा में तो चला जाता है, लेकिन हार्मेस से बहुत दूर होता है और हार्मेस की गति भी ज्यादा होती है। इसके लिए भी वह मार्क को पकड़ नहीं पाएगी। तभी कमांडर लुईस हार्मेस के एक हिस्से को जानबूझकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे झटका लगे और गति कम हो जाए। इससे गति तो कम हो जाती है, लेकिन दूरी अभी भी बहुत थी। तो कमांडर लुईस रस्सी के साथ अंतरिक्ष में चली जाती है मार्क को पकड़ने के लिए, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब मार्क एक साहसी कदम उठाता है और अपने ही सूट को लीक कर देता है, जिससे निकलने वाली गैस से उसे एक गति मिल जाती है और वह आखिरकार लुईस की तरफ चला आता है और लुईस इस बार उसे नहीं छोड़ती। आखिर में वे लोग फिर साथ आ जाते हैं और सही सलामत पृथ्वी की ओर रवाना होते हैं। इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही शानदार मूवी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।